वेलकम बैक टू UPPCS GS1 पेपर 2024। 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51। द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ नॉन वॉलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ। जब लाइट चली जाती है उसके बाद भी कौन सी मेमोरी है जो इंटैक्ट रहती है, तो वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस डिग्रीज। अब देखिए, हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं हो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर 98.6 अप्रॉक्सीमेट होता है और उसको इतनी फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप इन वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हो कि कौन सा इसमें से फॉर्मूला फिट बैटर है। मैंने ऐसे ही किया था, सो करेक्ट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज जीन्स, ये करेक्ट है। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ये सही है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन, ये भी सही है। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, ये गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है, न्यूक्लियस में तो सारी DNA की इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो सेल रिप्रोडक्शन में काम आएगा ही। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। असर्शन रीजनिंग। Assertion is CO2, SO2 and NO2 gases get dissolved in rainwater and produce acid rain। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एसिड रेन प्रोड्यूस करती है। येस। अब क्या इसका रीज़न ये है, एटमॉस्फेरिक एयर इज़ पोल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक CO2, SO2। जी हाँ, ये पोल्यूशन है एयर में, इसीलिए एसिड रेन प्रोड्यूस हो रही है। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 55। अब ये देखिए, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, पॉपुलर स्कीम्स, उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक ठीक इजी क्वेश्चन था ये। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें पता ही बहुत पहले आया था, सबसे पहले 1978 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 99 में आया था। फिर नरेगा एक्ट, आप सबको पता है 2005 की है मनरेगा एक्ट। फिर जनधन योजना सबको पता है कि अभी मोदी जी लाए हैं, तो ये 2014 में आया था। तो 3 और 4 तो सबको पता ही होगा कि 3, 4 लेटेस्ट है। तो अगर इतना भी आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, नहीं, वी ऑल नो इट इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, देन स्टेटमेंट 2, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी, येस, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें इन्वॉल्व है। नाउ अगर 2 करेक्ट है और 1 करेक्ट नहीं है तो वी आर लेफ्ट विद दिस ऑप्शन। इसका मतलब 3 ऑटोमेटिक करेक्ट है, बट 3 भी देख लेते हैं। JM कीन्स इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है, लेकिन JM कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, बट यही हमारे पास बचा है। सो आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। असर्शन रीजनिंग। असर्शन है the value of national currency determined by demand and supply of foreign currency is called flexible exchange rate। करेक्ट, जो हमारा एक्सचेंज रेट है फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के हिसाब से वो चेंज होता है। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। अब देखिए, क्या इसका रीज़न ये है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल बैंक, नहीं। जो फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई है, अगर डॉलर की डिमांड सप्लाई है, वो डिपेंड करती है कि कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। विच ऑफ द अबव इवेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेप्स टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ RRB ये 1975 के अराउंड हुआ था। अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, ये लोकल एरिया बैंक स्कीम के अंडर हुआ था 1990s में। ईयर्स भी मैंने साथ में बता दिए। अब ये तीनों ही चीज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। करेक्ट, सो आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेके हमें ये स्टेटमेंट्स बताने हैं। इट विल कवर अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। करेक्ट। इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वीमेन एंड चिल्ड्रन। करेक्ट। इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन जुलाई 2010, नहीं, ये 2013 का एक्ट है। सो दिस इज़ रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज दिस। अगर आपको ये भी पता है कि ये ईयर गलत है तो 3 में आ रहा है, ये तीनों गलत हो गए। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 60।
डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें ये स्टेट्स को लगाने, सबको पता है यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2 स्टेटमेंट बचे। फिर अब देखो दोनों में ही आंध्र प्रदेश लास्ट में आ रहा है। अब हमें ये देखना मेनली कि बिहार और वेस्ट बंगाल में किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमें पता है बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, 3142 इज़ द आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60, फिर ये रिपोर्ट्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं, बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट्स हैं तो मोस्टली पता होनी चाहिए। अब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबने सुना होगा, HDI इंडेक्स UNDP निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF निकालता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD निकालता है और एमिशंस गैप रिपोर्ट UNEP निकालता है। तो और इसमें आप वैसे देखोगे एमिशंस गैप रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट काफ़ी वेल नोन है। तो क्या इससे आंसर हो सकता है कि D का 2 है और A का है 3? नहीं, आपको इनमें से भी कोई पता होना चाहिए। आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 62, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से ये आ गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रंटलैंड रिपोर्ट। यस, ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं उसको, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा आया था। क्या इस रिपोर्ट को दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लिमिट्स टू ग्रोथ? नहीं, लिमिट्स टू ग्रोथ एक अलग रिपोर्ट है जो 1972 में आई थी, तो ये फॉल्स है और ए इज़ ट्रू। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 63, फेमस इकोनॉमिस्ट की बुक से हमें मैच करना है। अब देखो इसमें ये तो सबको पता होगा, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, लेकिन वो सब में कॉमन ऑप्शन है तो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी मैं बता देती हूँ, ये नोबेल प्राइज़ विनिंग है मेरडाल, इन्होंने ये बुक लिखी थी। इन्होंने स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखी थी हर्षमैन ने, कैल्डॉर ने लिखी थी स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आंसर है 1 2 3 4 सी। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है, लेकिन आप देखोगे मेजरली क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जो आते होंगे, तो इन क्वेश्चंस को देख के वरी नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अब पॉलिटी आ गया है, लेट्स सी। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट सबको पता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने जो अमेंडमेंट लाया था ये 1976 में इमरजेंसी के दौरान। ए का हो गया है 3। इतना ही करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। करेक्ट आंसर इज ए। बाकी देख लेते हैं अब 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड है। 86th अमेंडमेंट 2002 में आया था, इसने राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया था। 96th अमेंडमेंट 2011 में आया था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था, आर्टिकल 9B इसमें ऐड किया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, फिर से हमें ये बताना कि ये सब टर्म्स किसने पॉपुलराइज, किसने यूज़ किए थे इंडिया के लिए। अब सबसे पॉपुलर है, देखो क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलराइज हो चुकी है टर्म, तो ये केसी वियर ने दिया था। अगर आपको ये भी आता है, C का 1 है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अपने आप। तो आप देखिए अगर क्वेश्चंस ये मैच वाले हैं, आपको सारे ऑप्शंस आने की ज़रूरत नहीं है, जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो आता है तो हो जाता है क्वेश्चन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन 3-tier पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। अब देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो 3-tier पंचायती राज बताया था उसमें कौन सा लेवल नहीं था। देखो ये है न्याय पंचायत, जिला पंचायत सबने सुना होता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत अलग है, वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम भी है हमारा, वो अलग है, वो इसमें 3-tier में लाई नहीं करता, वो जुडिशियल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, जिसका PM चेयरपर्सन होगा। और उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे जो लोकपाल एक्ट के लिए को अपॉइंट करेंगे। तो उसमें देखिए CJI या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होता है। सो करेक्ट आंसर इज 1 3 4। Let's come to question number 68. IPCC emphasize regarding reductions in greenhouse gas emission. तो greenhouse gas emission जो होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनको रिड्यूस करने के लिए IPCC ने क्या एम्फेसाइज किया है। IPCC एक पैनल है साइंटिस्ट्स का जो क्लाइमेट चेंज को लेके स्टडी करता है और रिपोर्ट्स निकालता है। तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या बताया है, ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। अब देखो इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है,
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिडक्शन से तो काम नहीं चलेगा, कॉमन सेंस से पता है और वैसे भी पता होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शंस आर एसेंशियल, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। जी हाँ, आंसर इज ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 69, सीरियल यील्ड क्या होता है ये हमें बताना है। अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, करेक्ट। टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, नहीं, टोटल प्रोडक्शन सीरियल यील्ड नहीं होता, आंसर इज ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन 2019 एंड 2022। तो इस दौरान देखो, इस दौरान कोविड भी आया था, ये भी पता होना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड क्या रहा है, इट रिमेन द सेम और इट डिक्लाइन। देखो बीच में बढ़ा था कोविड के टाइम पे और फिर वो, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन हो गया है, तो इट डिक्लाइन, इट डिड नॉट रिमेन द सेम। अब देखो इसमें बढ़ के कम हुआ है, तो इट डिक्लाइन सही होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा यूपीपीएससी इसको कैसे लेता है। तो इसका या तो आंसर होगा कि बोथ फॉल्स, या फिर 2 इज़ ट्रू एंड 1 इज़ फॉल्स, इनमें से कोई आंसर होगा। इसको आप स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 71, ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इंस्टीट्यूट, और यूएनडीपी, ये दोनों मिलकर निकालते हैं। 3 and 4, विच मेजर्स आर एसेंशियल टू अचीव गोल 4 ऑफ एसडीजी टारगेट्स। गोल 4 कौन सा है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, ये गोल 4 है एसडीजी में। अब इसके लिए कौन से मेजर्स होंगे, फ्री एंड मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, जी हाँ, मेकिंग इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, येस। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, इसका कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिमोटली ये रिलेटेड हो सकता है बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सो आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 73, विद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। देर आर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। अब देखिए एंशियंट इंडिया में सी पोर्ट्स तो हमने बहुत सारे सुने, जैसे मुजीरस हो गया केरला में, और ये कांचीपुरम हो गया तमिलनाडु में, तो ऐसे काफ़ी पोर्ट्स हैं। लेकिन रिवर पोर्ट्स हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा वेल नोन इतना नहीं है रिवर पोर्ट्स के बारे में। तो लेकिन अब देखो पुरानी हिस्ट्री बुक्स वगैरह में जो डीपली जाके इतना कोई पढ़ता नहीं है, उसमें है कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। एंड दे वर लार्ज एंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये तो थे। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट है कि नहीं, इट्स नॉट श्योर। तो या तो ओनली 2 होगा या बोथ 1 and 2 होगा इसका आंसर, इस पर आप स्टार मार्क लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 74, सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल, इसके रूलर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है हेमंत सेन, देन विजया सेन, देन बल्लाल सेन एंड लक्ष्मण सेन। तो 3, 4, 1, 2, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, बैरम खां, वेरी वेल नोन, जो रीजेंट रूलर रहे थे अकबर के, जब तक अकबर को कोरोनेट नहीं किया था, और ये हुमायूं के कॉन्फिडेंट थे, इसलिए ये अकबर के रीजेंट रहे थे। तो जब अकबर ने का कोरोनेशन हुआ तो उन्होंने टाइटल दिया था उन्हें खाने खाना का। सो अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खां, येस। द टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खां एज वजीर ऑफ एम्पायर, ये सही नहीं है, जब उनको वजीर बनाया था तभी उनको वो टाइटल दे दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर इज ओनली 1। थैंक यू।